करो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 84 पेज नंबर 100 निकालें। पेज नंबर 100 पॉइंट नंबर 3। पेज नंबर 100 पर पॉइंट नंबर 3। हमारा ईयर एंड है जी 30 जून 2017। ये बिल्कुल एक नया सवाल आपके सामने मैंने रखा है। हमारा ईयर एंड है 30 जून 2017। 30 जून 2017 का साल है हमारा, और मैंने 1 जनवरी को पेरेंट ने अपनी सब्सिडरी को एक प्लांट बेचा है जिसकी बीवी है 42। जी भाईजान, बीवी कितनी है? 42। कितने का बेचा है? 30 का। 12 का क्या आ गया? ओके चलें जी। लॉस कितना आया? ग्रॉस लॉस या लॉस 12। इसको नेट करें डेप्रीसिएशन से। इसको नेट करें डेप्रीसिएशन से। आपका दोस्त की तरह सामा? हाँ जी। इसको अजीब यार, अजीब ऐसी दोस्तियां ना लगाया करें कि दोस्त को आपको फिक्र ही ना हो। अच्छा अच्छा जी, अब इसको नेट करें डेप्रीसिएशन से। 12 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 6 है इंटू 1 11। ओके अच्छा जी। गेन में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, लॉस में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। बस जनरल एंट्री जो है ना इंशाल्लाह आपकी उस इफेक्ट को कैटर कर लेगी जो कुछ आप जहन में सोचना चाह रहे हैं। जनरल एंट्री उस इफेक्ट को कैटर कर लेगी। तो चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, डेप्रिसिएशन आपने माइनस करनी है। लेकिन जनरल एंट्री करते हुए जो सोचना है वो आप मेरे से सुनो जी। गेन उल्टाने की एंट्री क्या होती थी? अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट। गेन उल्टाने की एंट्री होती थी अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट। लेकिन लॉस उल्टाने की एंट्री बताएं खर्चे नहीं यार, P&L के एंगल से मैं बात कर रहा हूं। खर्चे क्रेडिट। इनकम उल्टाने की एंट्री जल्दी जल्दी इनकम उल्टाने की। अदर इनकम डेबिट। खर्चे उल्टाने की एंट्री खर्चे क्रेडिट। खर्चे क्रेडिट। लॉस उल्टा रहा हूं ना मैं, लॉस उल्टा रहा हूं, आपस का लॉस उल्टा रहा हूं। और ऑब्वियसली पीपी डेबिट। अब अगर पीपी बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन बढ़ानी है। अब नेगेटिव साइन को इग्नोर करो। पीपी बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन बढ़ानी है। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस ना लॉस वाला है, ये तो लॉस उल्टा रहे हैं ना। तो बोले 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 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी। चलें जी नोट कर लें। 12 रुपए और 1 रुपए। दूसरी क्लास में अबू बकर बैठा हुआ है, हाथ खड़ा कर दे। अच्छा भाई, ये इधर वाली वीडियो नजर नहीं आ रही। बता दिया है आपने? किसको बताया? चलें ठीक है, ओके फिर बंद कर दें। ओके अच्छा, वैसे बैलेंस शीट के एंगल से एंट्री मुझे बता दें। वो तो मैं नहीं करा अभी। बैलेंस शीट के एंगल से एंट्री बता दें सोच के। लॉस उल्टाना है, खर्चा उल्टाना है, इनकम। अच्छा इसमें ना अगर कभी पेपर में फंस जाए ना तो इनकम उल्टाने की सोच लिया करें। इनकम उल्टानी है सीआरई डेबिट, तो खर्चा उल्टाना है तो खुशी सीआरई और पीपी। लेकिन अगर ये एंट्री बैलेंस शीट में करनी पड़े तो कितने रुपए से करेंगे? 11 रुपए से करेंगे। डन। अच्छा जी, अब बता दें सेलर कौन है? P2S S2P? P2S। तो वर्किंग 5 की टेंशन नहीं लेनी। अब सिर्फ ब्लैक वाला P&L के एंगल से सोचूं या बैलेंस शीट के एंगल से भी सोचूं? सिर्फ ब्लैक वाला P&L के एंगल से सोचेंगे, बैलेंस शीट के एंगल से नहीं आप सोचेंगे। ठीक है जी। अब आप मुझे बता दें अदर इनकम में से माइनस करूं 12 या खर्चों एडमिन वगैरह में से माइनस करूं 12? खर्चों में से माइनस करूं 12 और डेप्रीसिएशन में डाल दूं 1 रुपया। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल की डेप्रीसिएशन क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। डन। तो इस एंट्री को पोस्ट कैसे करेंगे? खर्चों में -12 और खर्चों में +1। डन। एक चीज थोड़ी सी देखें, इसने ये लाइन डाल दी हुई है
अब जरा देखें 12 को कैसे उल्टाना है। तो पेपर में मैं तो नहीं साथ जाऊंगा, सर उमेर भी साथ नहीं जाएंगे, दोनों हमारी आपस में होगी ये बात, हम नहीं जाएंगे सबको अकेले ही आपको लॉन्च किया जाएगा माशाल्लाह। तो बता दें जी, तशरीफ लेके जाएंगे आप। अच्छा जी बताएं जी। ओ यार सादा सी बातें बता दें यार। उसने ना पता क्या किया है, पेरेंट ने, बाप ने काफी सारे एसेट्स बेचे होंगे, उनके बेचने में इनको गेन आ गया होगा, लेकिन ये शायद आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को बेचे हो, सब्सिडरी को ना बेचे हो। पेरेंट ने तो अपनी पता नहीं बिल्डिंग भी बेची होगी, फर्नीचर भी बेचा होगा, गाड़ियां भी बेची होंगी, तो पेरेंट ने अपने काफी सारे एसेट्स बेचे होंगे, उनके बेचने पे से क्या होगा, गेन। ये नेट गेन लफ्ज क्या लिखा हुआ है इसने, गेन नेट। हो सकता है इसको 3-4 चीजें बेचने पे गेन आया हो और 1-2 चीज बेचने पे, लेकिन ओवरऑल इसको गेन आ गया। ओवरऑल इसको, जैसे सेल और सेल रिटर्न नेट होके नेट सेल आती है, ऐसे ही गेन्स और लॉसेस माइनस होके। तो मैं ना अपनी तरफ से कुछ करने लगा हूं। हो सकता है पहला एसेट बेचने पे गेन आया हो सकता है दूसरा एसेट बेचने पे गेन आया हो सकता है पहला एसेट बेचने पे गेन आया हो, और हो सकता है दूसरा एसेट बेचने पे भी, और तीसरा एसेट बेचने पे लॉस आया हो। तो उसने गेन जमा गेन माइनस लॉस, नेट गेन 35 है, लॉस कितना है 12। ये 12 35 तक क्या हो चुका है माइनस। इसको कैसे उल्टा दूं कि यहां से निकल जाए। आज जिंदगी में पहली दफा किसी चीज को उल्टा रहे हैं ऐड करके, क्योंकि पढ़ी गलत जगह पे हुई है ना, पढ़ी गलत जगह पे हुई है। तो आज जिंदगी में पहली दफा किसी चीज को, या फिर लंबा काम आपने करना है तो वो कर लीजिएगा, लॉस को यहां से निकाल के खर्चों में डालिएगा और फिर खर्चों में से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। शॉर्टकट कोई तरीका बता दें, लॉस खर्चों में पड़ा है या नहीं, यस और नो बता दें। लॉस खर्चों में पड़ा है या नहीं, यस और नो बता दें। नहीं पड़ा। लॉस इनकम्स में नेट हो गया हुआ है, तो सोचें गेन ज्यादा आए होंगे, लॉसेस कोई इक्का दुक्का आए होंगे, तो इतना गेन बचा के गेन ही बच गया, ठीक है। तो गेन नेट कितना है, ये ग्रॉस गेन होगा, 2-3 चीजों पे गेन, ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, ये 2-3 चीजों का गेन होगा और 1-2 चीज पे क्या आया होगा, लॉस। तो बता दें गेन्स तक पहुंचते हुए लॉस क्या हो चुका होगा। तो ये एक वाहिद ऐसी एडजस्टमेंट है जिसे आपके माइनस करके नहीं उल्टाना पड़ेगा, बल्कि ऐड करके करना पड़ेगा। क्लियर। कुछ बच्चे ना पेपर में इस 350 में से माइनस कर रहे थे, शायद आईकैप ने उनको भी ऑनर कर दिया हो, क्योंकि उनका इतना क्लियर पता नहीं चला था कि ये वाला लॉस इस गेन में नेट हुआ। वेल हम तो नहीं होना पेपर में, लेकिन जिनको नेट का लफ्ज जिन्होंने पकड़ लिया था ना, तो उनको भी पता चल गया था। लेकिन आईकैप ने उनको भी ऑनर किया होगा जिन्होंने 350 में से 12 माइनस किया है, क्योंकि वैसे तो यही सोच आती है कि लॉसेस खर्चों में पड़े होंगे, लॉसेस खर्चों में पड़े होंगे, लेकिन अनलकीली गेन्स के अंदर नेट हुए में, तो अब इसको ऐड कर देंगे। तो सोल्यूशन में आप जाके देखेंगे, अब 35 यहां क्या हो रहा है, 35 में जमा हो रहा है 12, ताकि गेन वापस अपनी जगह पे आ जाए। एक एडजस्टमेंट ये करेंगे +12, दूसरी एडजस्टमेंट मुझे बताएं क्या करेंगे। एक तो ये एडजस्टमेंट कर देंगे +12, दूसरी एडजस्टमेंट क्या करेंगे, वो तो नॉर्मल तरीके से करें ना, उसमें तो कोई मसला नहीं। डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, फैक्ट्री वाले की कॉस्ट ऑफ सेल +1, बस ये 2 एडजस्टमेंट्स होंगे ना। ये सवाल टिक कर लें, हमारा मुकम्मल हो गया। ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। कैसे, आपको मैंने एक सवाल करवाया था, द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर एक्रूड इवनली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, ये वही वाला सवाल था। इसमें ये वाली एडजस्टमेंट भी आपको क्लास में करवा दी हुई है। ये कोई ब्रांड है, उसकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू है, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। पीछे क्या बच गया, 0.4 में आके मुझे बस बता दें सेल कितनी है, सेल और अनसोल्ड कितना है। 0.4 पढ़ें, फिर हम नया टॉपिक शुरू करें। 0.4 पढ़ें, फिर हम नया टॉपिक शुरू करें। बस सोल्ड की फिगर मुझे बता दें, अनसोल्ड अनसोल्ड की ये इंशाल्लाह आप सही निकाल लेंगे। थोड़ा डिफरेंट तरीके से आईकैप ने टेस्ट किया, लेकिन फिर भी बच्चों ने पकड़ ली थी ये एडजस्टमेंट। साल खत्म होने से 5 महीने पहले, इसका मतलब है ये आफ्टर एक्विजिशन है, सॉरी अल्लाह का शुक्र है, आफ्टर एक्विजिशन है। साल खत्म होने से 5 महीने पहले सब्सिडरी ने बेची हैं चीजें जिनकी सेल प्राइस थी 100 मिलियन टू पीएल ऑन सेल और रिटर्न। सेल और रिटर्न होती है कि तुम्हें पसंद आई रख लेना, ना पसंद आई ना रखना। तो भाईजान ये सेल नहीं होती, ये बस आप ऐसे ही अगले को ना रखवाते हैं, यार ये जरा रख ले अपने पास, तो जबरदस्ती उसके पास रखवाते हैं। तो सब्सिडरी ने जबरदस्ती अपने बाप के पास गया और जाके अपने पेरेंट को कहा, पेरेंट रख चीजें, रख 100 मिलियन की रख ले चीजें, बिक जाएंगी इंशाल्लाह, बिक जाएंगी। 40% ऑफ दीज गुड
उसने 40% वापस कर दी, उसने कहा जबरदस्ती रखवा के गया था, ये वापस पकड़ इसमें से 40%। इसका मतलब है व्हाट इज सेल, सो व्हाट इज सेल रिटर्न 40, इस तरह की चीज बनेगी ना। तो व्हाट इज सोल्ड एक्चुअली, तो 100 इंटू 60% या 100 माइनस 40% ऑफ 100 इज इक्वल टू सोल्ड। सोल्ड की फिगर कितनी आ गई 20% ऑफ गुड्स एक्सेप्टेड। तो सोल्ड कितनी है 60, इसकी 20% 12 आर, आगे तो वो किसी प्री एडजस्टमेंट है। डन, दैट सवाल इज मुकम्मल नो फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम योर साइड आई डोंट नो। आज ट्राई कर लीजिएगा इस सवाल को। 12 एक्सपेंसेस में कैसे ऐड करें? एक्सपेंसेस में तो लॉसेस को पिछली एडजस्टमेंट में 12 को खर्चों में ऐड करना है या खर्चा उल्टाना है? उल्टाना चाहिए खर्चों में जाके, लेकिन खर्चों में पड़ा नहीं हुआ। अनलकीली इनकमों में नेट हो गया हुआ, तो इसलिए इनकम्स में ऐड करना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसे कर लो, अगर आपने लंबा काम करना है कि आप यहां से +12 करो, फिर यहां लाके खर्चों में रिकॉर्ड करो, फिर यहां से -12 कर लो। इस तरह लंबा काम करना तो कर सकते हो, कोई क्लास के बाद आ जाना, कर लेंगे। अच्छा आ ही ना जाइए आप। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 1037 शुरू करें जी। अच्छा, ये मेरे दिल में एक बात आ रही है कि आपको सैटरडे को भी बुलाया जाए, आपको संडे को भी बुलाया जाए, तो इससे बेहतर ये है कि कल आ जाएं और संडे को आ जाएं, या अगस्त में कर लें, फिर अगस्त में कर लें बस, फिर और कोई ऑप्शन। हाँ, तो फिर आपको कल बुला लिया जाए और संडे को बुला लिया जाए। हफ्ते को नॉर्मल क्लास होगी। नॉर्मल क्लास तो यार, नॉर्मल क्लास तो नॉर्मल है ना, मैं तो नॉर्मल की बात कर रहा हूं। चले ठीक है, अभी क्लास के एंड के ऊपर ना लड़ाई करते हैं, क्या करना है। पेज नंबर 217, पेज नंबर 217, IAS 37। ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, IAS 37 है। ये मैं अभी स्टैंडर्ड से आपको नाम नहीं बता रहा, फिलहाल ऐसी जरा हिंट दे रहा हूं। IAS 37 है, लीज है, IAS 38 है, कंसोलिडेशन है, फाइनल अकाउंट्स है, रेवेन्यूज का स्टैंडर्ड है। इनमें से 15 से 16 नंबर का सवाल आ सकता है। और ये जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड हैं, IFRS 8 है, एक पढ़ना है हमने IFRS 9, और इसी तरह एक हमने IAS 21 पढ़ा, IAS 41 पढ़ा। इनमें से 8 से 10 नंबर का सवाल, इससे बड़ा सवाल नहीं बनता। तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड है मैं आपको दिखा दूंगा, तो ये जरा उन स्टैंडर्ड्स में से है जिनमें से बड़ा सवाल बनता है। तो इसलिए इस स्टैंडर्ड को आपने बड़े शौक से समझना है। आप समझ लें ये स्टैंडर्ड ना होता तो शायद स्टैंडर्ड ही ना होते। गहरी बात तो नहीं होगी? ये स्टैंडर्ड ना होता तो शायद स्टैंडर्ड ही ना होते, और अगर आप ना होते तो शायद आज की क्लास ही ना होती। साथ वाले को मुस्कुरा के देख लें और आगे चलें। अच्छा जी, लोन पेएबल, लोन पेएबल, चलें खुशफहमी वापस आ जाए। लोन पेएबल, लोन पेएबल अगर किसी की किताबों में नजर आ रहा है, अच्छा अगर किसी की उंगली से खून निकल रहा है तो इस बात का मतलब क्या है? क्या लड़ाई हुई है? क्या ये है? अगर किसी का लोन पेएबल नजर आ रहा है तो पास्ट में क्या इवेंट हुआ है? लोन लिया होगा। बड़ी बात है आपने, आगे चलें। अगर क्रेडिटर नजर आ रहे किसी की किताबों में तो परचेज की होगी ऑन उधार, पास्ट इवेंट आपने बताने। अगर किसी की किताबों में फिक्स्ड एसेट हैं तो परचेज ऑन क्रेडिट, इसको आप क्या कहते हैं? टेढ़ी टेढ़ी दो लाइनें, परचेज ऑन क्रेडिट। अगर रेंट पेएबल किसी की किताबों में नजर आ रहा है तो उसने बिल्डिंग यूज की है लेकिन अभी तक किराया नहीं दिया। अगर किसी की किताबों में इलेक्ट्रिसिटी नजर आ रही है तो अल्लाह का शुक्र है बिजली आ रही है तो चल रही है, तो बिजली इस्तेमाल हुई है। तो याद रखिएगा हर लाइबिलिटी के बैक एंड पे क्या होता है? कोई ना कोई हादसा हुआ होता है, ठीक है, कोई ना कोई इवेंट होता है। तो लोन पेएबल का पास्ट इवेंट लोन लेना, क्रेडिटर का पास्ट इवेंट उधार पे चीजें खरीदना, ना 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 इसी को कुछ ना कहीं, इसके पीछे भी कुछ हुआ है। अच्छा रेंट पेएबल, किराया पे करना, लाइबिलिटी है आपकी। ये जो लाइबिलिटी है ना जितनी, लिखने की जरूरत नहीं, पास्ट इवेंट आपको खुद पता है, आप बड़े हो गए में। इन लाइबिलिटियों के पीछे इनकी टाइमिंग और अमाउंट सर्टन है। इनकी टाइमिंग और अमाउंट क्या है? कैसे? लोन एग्रीमेंट में लिखा होगा कब लोन वापस करना है, बिजली के बिल में लिखा होगा मुकर्रर तारीख क्या है,
रेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा आपने रेंट कब पे किया करने, एरियर में एडवांस में लिखा होगा। इनकी टाइमिंग भी सर्टन होती है और अमाउंट भी। 100 मिलियन का लोन लिया, 10-10 मिलियन करके वापस कर दें हर साल, तो टाइमिंग भी सर्टन, अमाउंट। इलेक्ट्रिसिटी में आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि अमाउंट अनसर्टन होती है, पता नहीं दिसंबर पे हम एंट्री कर लें और बिजली के मीटर की रीडिंग में कोई मसला आ जाए, लेकिन हल्का फुल्का फर्क हो सकता है हमारे और वापडा की कैलकुलेशन में, ज्यादा नहीं। तो ये जो लायबिलिटीज होती है इनकी टाइमिंग और अमाउंट क्या होती है, और दोनों चीजें मैं कह रहा हूं, टाइमिंग और अमाउंट दोनों सर्टन होती है, हमें पता होती है जो लायबिलिटी हमने किस पे करनी है। लेकिन क्या कोई ऐसी लायबिलिटीज भी हैं जिनकी टाइमिंग या पैसे अनसर्टन हो? जी बिल्कुल, ऐसी लायबिलिटीज भी हैं। प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, कोर्ट केस। आपकी फैक्ट्री में आग लगी, हमसायों का कमरा जल गया, जल के राख हो गया। ऐसी सूरत में हमसाया आपके खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर देंगे कि हमारा नुकसान हो गया आपकी वजह से, आपने आग को हमारे तक क्यों आने दिया। ठीक है, आग को अपनी तरफ ही रखना था, आग को हमारे तक क्यों आने दिया। तो ऐसी सूरत में जज साहब फैसला कब सुनाएंगे? पाकिस्तान है, पता नहीं कब पता नहीं कब। अच्छा, कितने पैसे देने पड़ेंगे? पता नहीं। जज तो नहीं कराए जाते, नहीं जज नहीं कराए जाते, हाथ होगी, जज करा लेंगे, जज से पूछ लेंगे। तो ना पता है कितने पैसे देने हैं, ना पता है कब देने हैं। देने हैं, लायबिलिटी है, हो सकता है जीत भी जाएं, लेकिन आम हालात में देने हैं पैसे। तो इसकी टाइमिंग या अमाउंट क्या है? अनसर्टन। पास्ट इवेंट क्या है? आपने भोंगी मारी है, आप जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर लगाए बगैर चले गए थे और आग फैलती फैलती हमसायों तक चली गई। वो आग जो आपके अंदर थी वो फैल गई दाएं बाएं। अच्छा, आगे चलें। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पास्ट इवेंट, प्रॉफिट्स कमाए, प्रोविजन फॉर टैक्स में हम कहते थे सीटीपी, और हम गलत नाम यूज करते थे सीटीपी। ये सीटीपी नाम नहीं है, इसका नाम है टैक्स देने की लायबिलिटी। ये इसलिए अनसर्टन होती है कि जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको पता है, एक चैप्टर है रिटर्न असेसमेंट अपील्स का, जो बड़े जबरदस्त तरीके से, जो रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर ये लिखा होता है कि टैक्स वाले आपको कभी भी असेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट्स आप कमाते हैं इस पर टैक्स देना सर्टन होता है या अनसर्टन। कौन सा एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा, किस दिन छोड़ के जाएगा, कब छोड़ के जाएगा, कोई पता नहीं। तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, इसका पास्ट इवेंट क्या है? एम्प्लॉय ने क्या दी है? सर्विसेज दी है एम्प्लॉय ने। डी इंस्टॉल करना है प्लांट को, क्या करना है? डी इंस्टॉल करना है प्लांट को। ये जो प्लांट को आपने डी इंस्टॉल करना होता है, ये आमतौर पे तो आपको पता होता है 12 साल 10 साल लाइफ है, लेकिन वो आगे पीछे भी हो सकता है। यूनिट ज्यादा बनाने लग जाए तो आप कहें चलो यार जरा और 2-1 साल इस्तेमाल कर लें, हो सकता है ऐसा। दूसरा सवाल मेरा, 10 साल बाद अगर आपने प्लांट को डी इंस्टॉल करना है तो मजदूर कितने पैसे लेंगे? ये अंदाजा लगेगा या कंफर्म फिगर होगी? तो लायबिलिटी की अमाउंट या टाइमिंग अनसर्टन है। प्रोविजन फॉर वारंटी, आपने वारंटी कार्ड इश्यू कर दिए, तो सारे लोग मोबाइल लेके आ जाएंगे या सारों में से कुछ आएंगे? कुछ में से कितने आएंगे, कब आएंगे? कुछ भाई तो मुसलसल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ही सेइंग इधर टाइमिंग इज अनसर्टन और अमाउंट इज अनसर्टन। ओके, वापस आ जाए। रीस्ट्रक्चरिंग होती है, समझ लें आप शिफ्टिंग कॉस्ट। आपने अपने बिजनेस एक्टिविटीज शिफ्ट करनी है। अब शिफ्टिंग में ट्रक वाले कितने पैसे लेगा, क्या होगा, पता नहीं कोई। तो रीस्ट्रक्चरिंग को हम जरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब उसने बैठे बैठे ना बस ऐसे ही कर दिया, समझ के किया या ऐसे वैसे ही कर दिया है, समझ के किया। तो ये जो सारी लायबिलिटीज हैं, ये जो सारी, अच्छा चलिए ठीक है, अब हो गया, अब मेरी बारी। ये जो सारी लायबिलिटीज हैं, इनकी या टाइमिंग का नहीं पता हमें या अमाउंट का नहीं पता। ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट के बारे में शक हो, उस लायबिलिटी को लायबिलिटी ही कहते हैं, लेकिन बाकी लायबिलिटी से अलग रखने के लिए इनको प्रोविजन कहते हैं। तो बड़ा बड़ा लिख लें, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। कोई कह रहा है साथ नीचे लिखा हुआ है, हाँ मुझे पता नीचे लिखा हुआ है इट इज अ लायबिलिटी, लेकिन फिर भी लिख लें, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। इसको लायबिलिटी के फिरके से बाहर नहीं निकाल देना, इट इज अ लायबिलिटी, बट द टाइमिंग और अमाउंट इज अनसर्टन। ओके, लायबिलिटी को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। ये लीगल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी। कंस्ट्रक्टिव पढ़ा कभी जिंदगी में? साथ खड़ा करें, पढ़ा हुआ।
लाइबिलिटी लीगल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी। अच्छा जी, आपके खिलाफ कोर्ट में केस हो गया कि आप लोगों को डराते हैं, तो अब ये लाइबिलिटी जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी। क्यों लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी? साथ वाले को जरा दिखाएं डरा के कैसे डराते हैं। अच्छा, तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस हो गया कि आप जो है आते जाते महल्ले के बच्चों को डराते हैं, तो ये कौन सी ऑब्लिगेशन बन जाएगी? लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, आपने हुकूमत का कोई असूल तोड़ दिया, मिसाल के तौर पे शायद अफरीदी मोटरवे पे जा रहा था, फाइन हो गया, तो आपने मोटरवे पे कोई रूल तोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में ये ऑब्लिगेशन कौन सी बनेगी? लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? पानी देना जरा, पी लें आप भी जरा, पी लें। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आने लगी है। नहीं नजर आ रहे। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, पिछले 4 साल से आपकी दादी अम्मा, हर साल छोटी ईद पे आपको 500 रुपए का कड़कता हुआ नोट देती हैं। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बहन भाइयों को, बल्कि आपके कजनों को भी। ठीक है, दादकों की साइड वाले। अच्छा, तो पिछले 4 साल से दादी अम्मा ये कर रही हैं। 5वें साल आपको उम्मीद लगी होगी, सच्ची बताएं, जो दिल में बात है वो करे, जो दिल में ना आए वो ना करें। उम्मीद लगी होगी। अच्छा, अगर 5वें साल आपको उम्मीद लगी होगी, एक चीज सोच के बताइएगा, दादी भी परेशान बैठी होंगी 27-28 रमजान को, परेशान बैठी होंगी कि 3 दिन रह गए हैं और अब मैंने पैसे पूसे अरेंज करने हैं। आपको उम्मीद लगी होगी, दादी परेशान बैठी होंगी। ये 2 शराइत पूरी होनी चाहिए। अगर ये 2 शराइत पूरी हो जाएं तो ये ऑब्लिगेशन है दादी के ऊपर, ये लीगल नहीं है। 500 रुपए नहीं मिले, मैं केस कर रहा हूं, दादी अम्मा मैं जज करा रहा हूं, दादी अम्मा मैं जज कराने लगा हूं। लोग लॉयर कराते हैं, मैं डायरेक्ट जज ही करा रहा हूं। तो मुझे बताएं, क्या ये लीगल है? लीगल कैसे है? आप यानी कि खुदा का खौफ करें, दादी के खिलाफ वो कोर्ट में चले जाएंगे कि वो जज साहब दादियां ने ईद देने बंद कर दी है, जज साहब ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान तनजुल की तरफ जा रहा है, पेड़े मारे बंदा। तो अब बता दें, क्या ये ऑब्लिगेशन लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है? क्या दादी ने पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं जिनकी वजह से आपके दिल में उम्मीदें बढ़ गई हो? तो ये कौन सी ऑब्लिगेशन बन गई? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। बात खत्म होगी, दूसरी बात आने दें। अच्छा जी, हर साल कॉलेज वाले 27 रमजान को अफ्तारी कराते हैं, क्योंकि पता चलता है अक्सर बच्चे तो चले जाते हैं ऑनलाइन के चक्कर में, इसलिए कॉलेज वाले हर साल 27 रमजान को क्या कराते हैं? अफ्तारी कराते हैं। और नहीं, आपको तो साल हो गया ना, आप लोग तो नहीं 2 साल से 3 साल से इधर। अच्छा, मिसाल देता हूं, आपको साल 1.5 हो गया है, तो पिछले साल जब आप पीआरसी में थे तब भी कॉलेज वालों ने अफ्तारी कराई थी। अब इस साल जब आप गुजर रहे होंगे प्रिंसिपल साहब के पास से 26 रमजान को, तो सर को बातों में, सर मैं सहरी निकल कर रहा, पानी और खजूर पे मैं बड़ा दरवेश बंदा हूं, पानी और खजूर पे गुजारा चला लूंगा इंशाल्लाह, लेकिन जरा शाम को ना काम छिक के रखिएगा। तो आपको उम्मीद लगी होगी। और दूसरा, सर भी सोच रहे होंगे यार अब क्या बनेगा। अब बताएं, ऐसी सूरत के अंदर क्या जो ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, क्या आप कोर्ट में केस कर सकते हैं? कॉलेज वालों ने इफ्तारी नहीं कराई, ये क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, ये केस कर सकते हैं? तो फिर ये ऑब्लिगेशन कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ओके, हर साल एम्प्लॉयर, IAS 37 की तरफ वापस आ जाएं, हर साल एम्प्लॉय को साल के एंड पे बोनस देते हैं। मिसाल के तौर पे 3-4 साल से बोनस देते हुए आ रहे हैं जी। भाई ने खांसी कर ली, हम बोनस देते हैं। अच्छा, हर साल एम्प्लॉय को क्या देते हैं? बोनस देते हैं। पिछले 3 साल से एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब चौथे साल भी एम्प्लॉइज को क्या लगी होगी? उम्मीद लगी होगी। और एम्प्लॉयर को दिल में महसूस हो रहा होगा, यार मैंने भी, मेरा एक नाम बन चुका है और एक आदत बन चुकी हुई है, तो एम्प्लॉयर भी क्या सोच रहा होगा कि बोनस, यार सादा सी बात है, अब 4-5 दिन किसी गरीब को जाते हुए खाना देते, वो छठे दिन इंतजार कर रहा होता है, माने ना माने। तो इट इज ए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज आप बिल्ली को 4 दिन पानी डाल के देख लें, उसके दिल में उम्मीद लग जानी है, आप इंसानों को तो दूर की बात है। तो इसलिए उनके दिल में भी क्या लगी होगी? किनके? एम्प्लॉइज के दिल में, कि एम्प्लॉयर ने क्या देना है? बोनस देना है। क्लियर होगी? अच्छा, अब ये ऑब्लिगेशन कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव। अब एक मिसाल आपको देने लगा हूं, आपने ये बताना है कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है या नहीं। इसमें 2 बातें होती हैं, जिसने ऑब्लिगेशन पे करनी है वो लायबल फील करे, और जिसको मिलने हैं उसके दिल में उम्मीद लग जाए। 2 बातें पूरी होंगी तो ये ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्टिव होगी, वरना नहीं होगी। मिसाल के तौर पर कभी ऐसा हो सकता है
कि पिछले 1-2 साल से ऐलान किया जाता है कि बोनस देंगे, लेकिन बोनस दिया नहीं जाता। ऐसा हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है दावा कर लें या वादा कर लें लेकिन बाद में देना। अब जब तीसरे साल ऐलान होगा बोनस का, तो तीसरे साल जब ऐलान होगा बोनस का कि भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो हम बोनस देंगे ही, तो रशीद कामरान को कौन ही मारेगा, वे इन्होंने बोनस देना है, हद होगी यार, पागल हो जाए। पिछले 2 साल से हमें जो है वो नहीं चूना लगा नहीं, पिछले 2 साल से हमें उम्मीदें लगाए बैठे हैं और फिर ऐलान कर करके हमारे अंदर के जज्बात को उभार रहे हैं। अब वो नहीं उभरने, अब अंदर के जज्बात ही मर गए हैं। तो देने वाला कह रहा है कि मैं लाइबिलिटी पे करूंगा, मुंह से बोल रहा है, देने वाला मुंह से बोल रहा है, लेकिन जिसने रिसीव करना है वो बेचारा रिलैक्स कूल माइंड, कह रहे कित्थों मिलना है यार, ठीक है। जैसे दादी पिछले 3 साल, बेटा इंशाल्लाह मैं दिया करूंगी और इस साल भी मैं इंशाल्लाह दूंगी, कहेंगे रह नहीं देंगे, दिल में सोचेंगे, बड़ों से ऐसा नहीं। तो इसलिए मोहतरम मुझे बताएं कि अगर देने वाला कह भी दे लेकिन मिलने वाले के दिल में उम्मीद, तो फिर इस ऑब्लिगेशन को कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं कहेंगे। मोटी मोटी ना कुछ 4-5 किताबें पड़ी हुई हैं घर में, जो घर वालों पे रोक डालने के लिए आपने रखी हुई हैं, वो जरा जाके ना खोलिएगा आज। उसमें खोलिएगा पार्ट A2 में जाके ढूंढेगा IS 37 में जाके ढूंढिएगा पैरा नंबर किधर है, ये डेफिनेशंस होंगी, ये पैरा नंबर 10 ढूंढिएगा। उसमें आपको एक डेफिनेशन मिलेगी किसकी मोहतरम, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन, बड़ी मेहरबानी। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज एन, पहले लीगल ऑब्लिगेशन पढ़ लें, वो तो कोई नहीं है ऐसे मुश्किल। लीगल ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी से मुआहदा किया हुआ है। मुआहदा कई दफा लिख के भी हो जाता है, कई दफा ज़बानी कलामी भी हो जाता है, और कई दफा कोर्ट के अंदर केस हो जाता है, या कई दफा आप कोई इशारा वगैरह तोड़ दें तो लॉ आपके ऊपर लग जाता है, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन होती है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इट इज एन ऑब्लिगेशन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉलेजेस एक्शंस। कॉलेज ने क्या एक्शन किए हैं, पिछले 3 साल से इफ्तारी करा रहे हैं, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉलेज एक्शन वेयर। 2 बातें पाई जानी चाहिए, देने वाला वादा करे या उम्मीद दिलाए, और मिलने वाले के दिल में भी एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए। 2 बातें पाई, इन दोनों के दरमियान एंड लगा हुआ है। बाय एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, पिछले 3 साल से इफ्तारी कराई जा रही है। ऐसा भी हो सकता है पिछले 3 साल से इफ्तारी ना कराई जाए, हम अपनी एंट्रेंस के ऊपर पॉलिसी लिख के लगा दें, वी आर वेरी फ्रेंडली, हम इफ्तारियां दिया करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, पास्ट प्रैक्टिस ना हो लेकिन पॉलिसी हमारी हो। या ऐसा भी हो सकता है ना पास्ट में हम इफ्तारी कराते हो, ना हमारी पॉलिसी हो, लेकिन प्रिंसिपल साहब क्लास में आके अनाउंस कर दें, बेटा इंशाल्लाह कल आपकी हम इफ्तारी कराएंगे, और सफिशिएंटली स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें और करंट स्टेटमेंट दें आपके सामने आके। तो 3 तरीके से एंटिटी बता सकती है कि मैं आपको फायदा देना चाहती हूं। नंबर 1, या कई सालों से कर रही हो, या पॉलिसी ना लिख के लगाएं, इनफॉर्मली आके अनाउंस कर दें सबके दरमियान। द एंटिटी कॉलेज हैज इंडिकेटेड, आपको अब इंडिकेशन मिल गई है कि मैंने आज सैरी नहीं करनी है इफ्तारी, क्योंकि एक ही दफा टका के करूंगा। द कॉलेज हैज इंडिकेटेड टू स्टूडेंट्स दैट कॉलेज विल एक्सेप्ट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलेज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेकअप करने को तैयार है। टेकअप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखें चढ़वाई जाएंगी, एंड उसकी वजह से द एंटिटी द कॉलेज हैज क्रिएटेड अ उम्मीद ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स दैट कॉलेज विल डिस्चार्ज दोस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे आपके दिलों में उम्मीद पैदा हो गई है कि अब कॉलेज तो यकीनन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। चलें जी, एग्जांपल नंबर 1, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, पढ़ लें। प्रोविजन फॉर बैड डेट इस स्टैंडर्ड के स्कोप से बाहर है, क्योंकि वो प्रोविजन लाइबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो स्टैंडर्ड के स्कोप से बाहर है। जी मोहतरम, लीगल ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव है, सॉल्यूशन में छुपा रहा हूं। लीगल ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव है। कितने लोग कह रहे हैं लीगल है, हाथ खड़ा करें। कितने लोग कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव है, कितने लोग कह रहे हैं नो ऑब्लिगेशन। एक्सेलेंट, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। पढ़ें। जी लिमिटेड के पास एक टैंकर है, रोड टैंकर, जो मिसाल के तौर पे पेट्रोल लेके जा रहा था, डेट ओवरटर्न्ड, ट्रक सड़क पे गिर गया इन दिसंबर 2003 ड्यू टू अन्नी बारिश और आंधी, बहुत ज्यादा बारिश और आंधी हो रही थी।
जी बिल्कुल, और कुछ आपने बोलना तो बोल दें, फुल स्टॉप। द टैंकर, पेट्रोल, ओके, एंड कॉन्टेमिनेटेड आर लोकल रिवर, और जो मछली ने कहा ये क्या है सबज सबज। इसने कहा ब्रो आई थिंक समवन हैज स्पिल्ड द कंटेंट्स, सो आवर रिवर इज बीइंग कंटेमिनेटेड बाय दीज ह्यूमन बीइंग्स, सो लेट्स टेक अ स्टेप अगेंस्ट देम। ओके, तो जी लिमिटेड ओनर रोड टैंकर दैट ओवरटर्न इन दिसंबर ड्यूरिंग अ अन्नी बारिश, द टैंकर स्पिल्ड इट्स कंटेंट्स, पेट्रोल निकल गया एंड कंटेमिनेटेड अ लोकल रिवर। जी लिमिटेड की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं है। आप सड़क पे जाते जाते जो मर्जी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पता है आपको। जी लिमिटेड हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं इस मुल्क में कोई नहीं है, मुल्क वाले बड़े ठंडा प्रोग्राम है, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। दरख्त उल्टा लोग घर उठा के लेके चले जाते हैं पूरा पूरा, कहते हैं कोई मसला नहीं। जी लिमिटेड हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू क्लीन द रिवर, कहते जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां ठंडा प्रोग्राम है। हैज नो पॉलिसी। अच्छा, जैसे ही जिस इलाके में वो रिवर था, उस इलाके वालों ने देखा कि भाईजान हम तो यहां सैर करने आते थे, तो इलाके वालों ने फौरन जाकर इनकी वेबसाइट पे देखा कोई पॉलिसी वगैरह लिखी हुई है कि हम बड़े एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और एनवायरमेंट खराब नहीं होगी, हम अपनी जान तक दे देंगे। ऐसी पॉलिसी इनकी वेबसाइट पे कोई नहीं मिली। देयर इज नो पॉलिसी टू रिहेबिलिटेट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को वापस अपनी जगह पे लाने की इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। एंड हैज नॉट मेड एनी पब्लिक स्टेटमेंट, और इन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी। सड़क पे खड़े होकर या टीवी में आकर शाम तक इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई ऐलान नहीं किया कि मोहतरम हमारे से ब्लंडर हो गया, हम माफी चाहते हैं और हम सफाई करके देंगे। देयर इज नॉट मेड एनी पब्लिक स्टेटमेंट दैट इट विल क्लीन द रिवर। ये क्लीन करें रिवर, ऐसा कोई इरादा नहीं है इनका। आप बता दें, ना पास्ट प्रैक्टिस है, वो तो सवाल ने बताया ही नहीं कि पास्ट में भी ये गेम डालते रहे ये वाली, तो ना पास्ट प्रैक्टिस है, ना पब्लिश्ड पॉलिसी है, और ना मुंह से कुछ कहा है, ना स्टेटमेंट दिया आके, लेकिन पक्की नीयत है, लेकिन पक्की नीयत है टू क्लीन अप द। इरादा हमारा इंशाल्लाह ये है, जैसे कहते हैं इरादा करें, तो इरादा हमारा ये है टू क्लीन अप द रिवर। इरादा है इंशाल्लाह हम रिवर को सफाई करके देंगे, कोई मसला नहीं। और हमने अंदाजा भी लगा लिया कि कितने का रिवर साफ होगा। इरादे बदले जा सकते हैं, इरादे बदले जा सकते हैं, इरादे रिवर्स हो सकते हैं। भाईजान इरादे जब तक बताए ना जाए ना इरादे जब तक बताए ना जाए ना, भाई वो निची टाइप आई थी कोई, इस वजह से ये बच्चे हंस रहे हैं। अब ऑनलाइन वाले कई दफा पूछते हैं कि बताएं क्यों इस बात पे हंसे थे। एक दफा पूछा एक बच्चे ने मैसेज करके, सर इस पॉइंट पे क्यों हंसे थे बच्चे, तो मैंने कहा सबके पैसे। अच्छा जी, तो इरादे बदले जा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा भाईजान, यहां पे एक बहुत बड़ी बात होने लगी है, इरादे बदले जा सकते हैं। इरादे, मिसाल के तौर पे अब्बू और अम्मी बैठे हुए थे और आपस में मशवरा कर रहे थे, ये जो बड़ा है ना, बड़ा इसकी फुफो की तरफ कर देते हैं, ठीक है। ये इरादा हो गया। अब्बू ने फौरन अम्मी से साइन करवाए कि सफा ला, बाद में तूने कहना खाला की तरफ करनी है, तो ऐसा कर जल्दी से सफा ला और साइन कर। इंटेंशन नहीं, साइन हो गए उल्टा, यानी बात बहुत आगे तक पहुंच गई। अब अब्बू और अम्मी ने साइन कर दिए, साइन कर दिए। अब बड़ी बेटी आई, उन्होंने पूछा कि आप परेशान क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने कहा हम ना असल में वो इरादा बदलना चाह रहे हैं, वो हमने जो सोचा था वो मुनासिब नहीं है, मैंने ऐसी जज्बात में आके अम्मी से साइन करवा लिया, और बड़ी अच्छी ऑप्शन और बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तो इसलिए हम चाह रहे हैं इरादा बदल लें। अब बड़ी बेटी क्या कहेगी, आपने किसी को बताया तो नहीं? वो कहेंगे नहीं बताया तो किसी को नहीं, बस हम आपस में बैठ के खाने के टेबल पे बातें कर रहे थे तो हमने साइन सुन करवा ली, बताया तो हमने किसी को नहीं। आप बता दें अच्छा भैया किसी का मोबाइल बजाए, असल में ये हुआ है, इस पे ऐसे हैं लोग। अच्छा वापस आ जाएं, क्या बात चल रही थी, अम्मी और अबू ने साइन कर लिया, अम्मी और अबू ने साइन कर लिया, लेकिन अभी तक बताया। कैन दे रिवर्स, कैन दे रिवर्स, कोई बदनामी का डर है कि घर वालों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर बदनामी हो जाएगी कि पहले मुंह से मांग लिया रिश्ता और बाद में इनकारी हो गए हैं, क्या ये रिवर्स कर सकते हैं? यस, इंटेंशंस कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम अनलेस दे आर कम्युनिकेटेड। हाँ, अगर कम्युनिकेट हो जाए ना, तो फिर वो आपको पता है कि हम जान दे देंगे, जबान से नहीं फिरेंगे। आप लोग अक्सर बोलते हैं मैं जान दे दूंगा, अपनी जबान से नहीं फिरूंगा, लेकिन जबान तो दी नहीं,
जबान तो अपने पास ही है, जबान तो दी नहीं, वालिद ने ना किसी को बताया ना वालदा ने किसी को बताया। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड बहुत मजे का है, जिस तरह आप समझ रहे होते हैं ना सीआरई एनसीआई डेबिट, उस तरह की बातें समझ नहीं आती। तो इसलिए जबान तो किसी को दी नहीं, दैट्स व्हाई दिस कैन बी रिवर्स। ये मेरी पहली बात खत्म होगी। दूसरी मिसाल, कॉलेज वालों ने मिसाल के तौर पे सर अमजद भट्टी सर आसिफ बैठे हुए थे, उन्होंने तय कर लिया कि जी क्यूएम के टीचर को इस दफा बोनस देना है। अब ये तय हो गया जी क्यूएम के टीचर को बोनस देना है, चलो जी जल्दी जल्दी कागज लाओ भाई, साइन करो। तो साइन कर दिया जी सर भट्टी ने, मैं अप्रूव करता हूं इस बोनस को। बाद में किसी ने आके बताया भाई ना, अभी पिछले महीने का बिजली का बिल भी देना है आप लोगों ने। उई यार हमारे तो खर्चे ही बड़े हैं। तो अकाउंटेंट ने कहा सर वो बोनस मैं उसको दे दूं। फौरन कॉलेज वालों ने पूछा सर अमजद ने कि यार बताया तो नहीं था उसको। नहीं सर अभी बताया कहां है, अभी तो बस आप लोगों ने कहा था कि देना है, लेकिन मैंने तो उसको नहीं बताया। आप बता दें क्या ये कम्युनिकेट हो चुका है? अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो इसका मतलब है अभी तक तीर हमारे हाथ में है, निकला नहीं है। अगर नहीं निकला तो तीर को अंदर डालने वापस तो कोई मसले वाली बात नहीं। कैन इट बी रिवर्स्ड? इवन डिसीजंस कैन बी रिवर्स्ड। इंटेंशंस तो दूर की बात है, इवन इफ दे आर नॉट कम्युनिकेटेड। अगर कम्युनिकेट नहीं, लेकिन अगर कम्युनिकेट हो गए हैं तो फिर तो भाई आप फंस गए हैं, फिर तो जो है अगले के दिल में उम्मीदें भी पैदा हो गई होंगी, फिर शायद बात से मुकरना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है आप लोग अक्सर कहते हैं बात अब हमने कर दी है, मैंने जबान दे दी है तो मैं जबान से नहीं फिर सकता। चलें जी, इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस। इंटेंशंस आर नॉट, लेकिन कब ऑब्लिगेशन बन जाते हैं? अनलेस कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेट तो नहीं हुआ यार, वो देखें ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ, कम्युनिकेट नहीं हुआ। इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड। आप पेपर में टी काउंट बना के आएंगे या अंग्रेजी लिख के आएंगे? जवाब में टी काउंट तो नहीं बनाएंगे, अंग्रेजी लिख के आएंगे। तो 15 नंबर 20 नंबर का सवाल आ जाता है इसमें से पूरा। चलें जी पढ़ें। 4-5 सिनेरियोज होते हैं इस तरह के नहीं, अभी तो शुरू ही है गेम। अब फील करें, अब ये स्टैंडर्ड ना होता है। असल में जब से बंदा आपने पढ़ी थी ना BRS कंट्रोल अकाउंट, आपका दिल चाहता था कुछ अजीब सा होकर मजा आ जाए, तो वो आज का दिन है ये। द इवेंट इज द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ है, ये असल में इवेंट है, पास्ट इवेंट जिसे मैं कह सकता हूं। मैंने कहा था ना लाइबिलिटी में पास्ट इवेंट जरूरी है। द इवेंट इज द पास्ट एक्सीडेंट एंड सिंस इट हैपेंड बिफोर ईयर एंड। तो हाँ दिसंबर में हुआ ना, सिंस इट हैपेंड बिफोर ईयर एंड सो इट इज अ पास्ट इवेंट। देयर इज however नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इस वक्त हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सिंस देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट एंड सिंस देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब इल्फाज हमने यहीं से उठाने हैं। देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रिहेबिलिटेट द रिवर। ये लफ्ज कहीं लिखा होगा इधर, टू रिहेबिलिटेट द एनवायरमेंट लिखा है पेपर में, कोई मसला नहीं। टू रिहेबिलिटेट द रिवर सिंस नीदर अ पब्लिक स्टेटमेंट हैज बीन मेड। ये लफ्ज कहां से उठाया है इसने? नीदर अ पब्लिक स्टेटमेंट हैज बीन मेड नॉर देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ। ये यहां नहीं लिखा हुआ था, ये वो डेफिनेशन से उठाया है। देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस सिंस दिस वाज द फर्स्ट एक्सीडेंट लाइक दिस। कंक्लूजन क्या बनेगा? नो लाइबिलिटी। अभी तो शुरू के दिन है ना, लाइबिलिटी लिखिए, प्रोविजन का लफ्ज कंफ्यूज करेगा। नो लाइबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज। कोई एंट्री करके जाए अकाउंटेंट? कोई एंट्री करके जाए अकाउंटेंट? अच्छा एंट्री नहीं करनी, डिस्क्लोजर दे दें, क्या हुआ था? नहीं भाई डिस्क्लोजर भी नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि आप रिवर्स कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोज कर दिया वो तो फिर पता चल जाएगा उल्टा लोगों को। तो ना डिस्क्लोजर देना, जनरल एंट्री करें, बस चुप रहें, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने पकड़ना है और ना हमारा प्रोग्राम है कि हम इसको सही करके दें। नो लाइबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट। कोई इवेंट ही ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुंह जबान दे देते तो वो जबान देना लाइबिलिटी बन जाती। जी लिमिटेड कैन स्टिल चेंज इट्स, ये मैं बता रहा था आपको, जी लिमिटेड कैन स्टिल चेंज इट्स इंटेंशन इफ हाउएवर। अगली लाइन तो समझ आ गई होगी आपको। क्या? इफ हाउएवर, अगर अनाउंस कर देते दिस इंटेंशन हैज बीन, देन देयर इज कंस्ट्रक्टिव। चलें जी 2 मिनट लें, एग्जांपल 2 कर लें। डन। जवाब पिछले जैसा है या थोड़ा चेंज करेंगे? पिछले जैसे बिल्कुल पिछले जैसे। पहली थॉट जो जहन में आया करें ना, वो आमतौर पे पेपर में ठीक होती है। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, इस तरह ना सोचा करें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
pertains to Zamil Limited for the year ended 31 December 2014. In December 2014, a citizen committee of इलाके के रिहायशी met with the directors of company. कंपनी के डायरेक्टर्स के पास आ गए और एक शिकायत की कि आपकी जो गाड़ियां गुजरती हैं वो पूरे पूरे गाड़े हैं और उनमें केमिकल होता है, और कल ही रशीद का बेटा मजे से वो जो धुआं निकल रहा था उसके सामने मुंह रख के बैठा हुआ था। तो बच्चों को पता होता कोई नहीं, तो आप लोगों ने भी लुटो में चाहिए, ऊपर से हमारे बच्चे भी गेम डालते हैं। तो व्हीकल्स कैरिंग केमिकल्स आर नॉट फुल्ली इक्विप्ड, ये फुल्ली इक्विप्ड नहीं है, फिल्टर शिल्टर को लगाए इसमें विद अ सेफ्टी इक्विपमेंट एंड रिजल्टेंटली क्रिएटिंग सीरियस थ्रेट्स। और वो अस्पताल में पड़ा हुआ बेचारा, 2 दिन से बीमार है। क्रिएटिंग सीरियस थ्रेट्स टू द हेल्थ ऑफ रेजिडेंट्स। और वो देखें अंजुम जा रहा है कितना माड़ा हो गया, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। ये जो आपका केमिकल है ना, इसने असरार डाले हुए हैं, फुल स्टॉप। मैनेजमेंट ने फौरन मीटिंग, मैनेजमेंट ने बंदों को बुला लिया, अपने बंदों को। मैनेजमेंट ने मीटिंग की इन दिस रिगार्ड ऑन 25 दिसंबर एंड डिसाइडेड, अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड हो गया कि यार बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, हमें बड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, एंड हम भी बच्चों वाले हैं माशाल्लाह, तो दूसरों के बच्चों का ख्याल रखते हैं। डिसाइडेड टू इंस्टॉल द सेफ्टी इक्विपमेंट। और तकरीबन 2.5 करोड़ पे, 2.5 करोड़, करोड़ों में बात करो ना, मिलियंस में नहीं समझ आते हैं अंग्रेजों की ज़बान है। 2.5 करोड़ पे, तो 2.5 करोड़ पे का खर्चा होने, द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 2.5 करोड़ पे। द कंपनी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, जहां मर्जी जाके धुआं छोड़े, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। द कंपनी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन नॉट एनी पॉलिसी। अच्छा, हमारी वेबसाइट पे पॉलिसी भी कोई नहीं है रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सच सेफ्टी इक्विपमेंट इन इट्स व्हीकल। अच्छा, ये जरा ढूंढे, अनाउंस कर दिया, उनको बता दिया हमने या नहीं बताया? नहीं, डिसाइडेड तो मतलब ये तो नहीं ये बताया, कहीं लिखा होता फिर बताया होता, तो कोई नहीं बताया आपने। तो ये आईकैप का सोल्यूशन देखें जो आया था फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014, ZL इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। अगर आपने सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं भी इंस्टॉल किया तो आप लाइबल नहीं है, एज देयर इज नो लॉ रिक्वायरिंग ZL टू इंस्टॉल द सेफ्टी इक्विपमेंट। पहले तो बात है लीगली हम सेफ हैं। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टिवली कब फंसते, जब हम बता देते देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू इंस्टॉल द सेफ्टी इक्विपमेंट सिंस ZL हैज नीदर अ पास्ट प्रैक्टिस नॉर एनी पब्लिश पॉलिसी। एक लफ्ज ऐड करें ना, एंड नॉर हैज मेड एनी स्टेटमेंट, और कोई स्टेटमेंट भी नहीं की, यानी कोई वादा भी नहीं किया कि हम कर देंगे ऐसा, एंड हैज नॉट मेड एनी स्टेटमेंट पब्लिक स्टेटमेंट, एंड हैज नॉट मेड एनी पब्लिक स्टेटमेंट। Although decision has been made on 25 दिसंबर, मजे का स्टैंडर्ड है यार, तू एंजॉय किया करेगा, तो बाकी क्लासें भी छोड़ के आ जाया करेगा। Although decision has been made on 25 दिसंबर, डिसीजन किस दिन हो गया? 25 दिसंबर को। टू इंस्टॉल द कॉस्ट वुड ओनली बी रिकॉर्डेड ऑन, अभी जब खरीदेंगे तो उस वक्त लाइबिलिटी उसकी बुक कर लेंगे। इस पे भी थोड़ी सी मैंने बात फ्यूचर में करनी है, इसको भी जरा ज्यादा सोचिएगा ना, इस पे बात इंशाल्लाह संडे को करेंगे। कॉस्ट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल इंक्रेंस, और यहां तक अभी पढ़ लें। तो ना देयर इज लीगल ऑब्लिगेशन एंड देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। चुप चुप, क्लास के बाद आके कान में बताना मुझे। अच्छा जी, अच्छा मोहतरम, प्रोविजन आप कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपके ऊपर क्या आ जाए? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने किस्म की है? लीगल, या हमने जो 2 मिसालें की अनलकीली, इन दोनों में नहीं थी। अच्छा जी, कैसा हो सकता है कि हम वादा कर दें कि हम रिवर साफ करेंगे, बोले तो फिर कौन सी ऑब्लिगेशन बन जाएगी? अब जरा सोचें, आप जरा सोचें 2 बातें। एक बात सोचें, अब वो पिछला वाला सवाल नहीं रहा, मैं थोड़ा सवाल जहन में बदल रहा हूं। अब मैंने वादा कर लिया उनसे, इलाके वालों से कह दिया कि मैं इंशाल्लाह रिवर साफ करूंगा, कौन सी ऑब्लिगेशन बन गई? कंस्ट्रक्टिव। एक काम करे, स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड करे, एक काम करो, एंट्री ना करो, रिलायबल एस्टीमेट लगाओ, अंदाजा लगाओ कितने रुपए का खर्चा आएगा, कितने रुपए का खर्चा आएगा। आपने पानी और पेट्रोल को अलग करने, तो अंदाजा लगाओ कितने का खर्चा आएगा, कितना पानी निकालना पड़ेगा, कितने मजदूरों को बुलाना पड़ेगा, क्या काम होगा, रिलायबल एस्टीमेट लगाओ। और ये देखो कि प्रोबेबल आउटफ्लो है या नहीं, क्या देखो, प्रोबेबल आउटफ्लो है या नहीं, यानी पैसे देने का चांस हाई है या लो है। अगर आपने वादा कर लिया है तो पैसे देने का चांस क्या होगा? हाई होगा या लो होगा? अगर वादा कर लिया हाई होगा पैसे देने का चांस, तो ये अंदाजा लगाओ कि पैसे देने का चांस हाई है या लो है। तो 3 बातें, आपकी जिम्मेदारी बनी या नहीं बनी? यस बनी, क्योंकि क्या कर लिया? वादा कर लिया। दूसरी बात,
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खर्चा आएगा? जी हां, हम लगा सकते हैं अंदाजा। तीसरी बात, क्या पैसे देने का चांस हाई है या नो है? पैसे देने का चांस हाई है क्योंकि हम क्या कर चुके हैं? वादा। ये तीसरा वाला पॉइंट कब समझ आएगा? जब थोड़ी थोड़ी नई मिसालें आना शुरू होंगी, तीसरे वाला पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल अगर ये तीन बातें पूरी हो जाएं तो एक जनरल एंट्री है एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये रिकॉर्ड करनी है या उल्टानी है? नहीं हो रही, ये रिकॉर्ड करनी है। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो ये जी जनरल एंट्री है, इसको अब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, यहीं आके ना कर लेते हैं। डबल एंट्री फॉर प्रोविजन इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ऑब्लिगेशन दो तरह की हो सकती है, लीगल या कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड में वो लोग कोई स्टेटमेंट वगैरह देते हैं और हमारे दिल में क्या क्रिएट हो जाती है? एक्सपेक्टेशन। पैसे देने का चांस हाई है या लो है? प्रोबेबल का क्या मतलब है? लिखें हाई चांस, पैसे देने का चांस हाई है। और तीसरी बात, रिलायबल एस्टीमेट का मतलब बताएं। पैसों का अंदाजा लगाया जा सकता है, रिलायबल एस्टीमेट पैसों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर ये तीनों बातें पूरी हो गई हैं तो अपनी किताब पे एंट्री लिखें। हमारी दोनों मिसालों में पहली बात ही पूरी नहीं हो रही थी, ना लीगल ऑब्लिगेशन थी ना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। एंट्री क्या करेंगे जी? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं, आगे पीछे भी हो सकती है, वादा कर भी लिया तो कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आमतौर पर इसको हम इधर डालते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन को प्रोविजन में। ओके, बिजनेसेस में ओवरऑल देखो ना, आमतौर पे वादे पूरे करते करते टाइम लग जाता है, वादा तो लोग कर लेते हैं। ओके जी, प्रोविजन रिकॉर्ड करने की शराइत बताएं कितनी है? 3। ऑब्लिगेशन होनी चाहिए हमारे ऊपर, नंबर 2 आउटफ्लो, पैसे देने का चांस हाई हो, और तीसरा कितने पैसे देने हैं वो हमारा अंदाजा लग सकता हो। तो अब प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। ये स्टैंडर्ड में डेफिनेशन दी हुई, याद नहीं करनी। Obligating event is an event that creates a legal or a constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता सिवाय इसके के पैसे दे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके के क्या करें? पैसे दें। लीगल ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, प्रोविजन। प्रोविजन के लिए भाई कितनी शरायतें? ए, बी और सी। पहली शर्त बोलें, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन चाहे लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो। प्रोबेबल आउटफ्लो। रिसोर्सेज क्या होते हैं? पैसे दे दें, कोई चीज दे दें। रिसोर्सेज इंबॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हमारे पास कौन सी रिसोर्स पड़ी हुई है जिसमें बेनिफिट है? कैश। इस सारी लाइन का मतलब कैश है। कैश दे दें, कोई और चीज दे दें। और तीसरी शर्त, इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट नो प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड। तो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी। ये पैरा आप खुद ही पढ़ लें, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं एक सवाल अगला कराता हूं। रिलायबल है ना, 100% कंफर्म तो नहीं। पैरा 11 पढ़ेंगे जल्दी। प्रोविजन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लायबिलिटीज। अगर ये बात समझ नहीं आई तो इधर देख लें। प्रोविजंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लायबिलिटीज। ऊपर देखें दोबारा, प्रोविजंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लायबिलिटीज। जी बिल्कुल, प्रोविजंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लायबिलिटीज सच एज ट्रेड पेबल्स, एक्रूअल्स, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट टाइमिंग और अमाउंट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर। बाय कंट्रास्ट, अब ये देने लगे सर्टन वाले। बाय कंट्रास्ट, ट्रेड पेबल्स एंड अदर लायबिलिटीज दैट हैव बीन रिसीव्ड, जो चीजें आपने खरीद ली हैं और अभी तक बिल वगैरह भी आ गए हैं, तो इनकी तो लायबिलिटी सर्टन है ना, एग्रीड हो गया सप्लायर से कितने पैसे देने हैं। एक्रूअल्स क्या होती हैं? रेंट पेबल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेबल आर लायबिलिटीज टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट हैव बीन रिसीव्ड। वो तो बिल्डिंग आपने यूज कर ली है या किसी ने सर्विसेज आपको दे दी हैं लेकिन अभी तक आपने पैसे नहीं दिए, और बिल वगैरह भी आ चुके हैं, सप्लायर से अमाउंट्स भी एग्री हो गई हैं, इंक्लूडिंग अमाउंट्स ड्यू टू एम्प्लॉइज। ड्यू का क्या मतलब होगा यहाँ? पेबल। जो एम्प्लॉइज को पैसे पेबल है वो भी आपको पता है। वेकेशन, छुट्टियों पे जाना एम्प्लॉई ने, वो भी आप एग्री कर लेते हैं, छुट्टी पे जा रहे हो इतने पैसे दूंगा। ऑल्दो इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट। कभी कभी बिजली का बिल भी अंदाजा लगाना पड़ता है, बट द अनसर्टेनिटी इज जनरली लेस। ऐसे ही है, कभी कभी बिजली का बिल का अंदाजा भी लगाना पड़ता है लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है। Accruals are often reported as a part of trade and other payables. Accruals ना आमतौर पे ये वाली हैं, इनको वो क्या कह रहा है?
एक्रूवल्स, रेंट पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, ये भी एक्रूवल ही है, क्रेडिटर भी, फिक्स्ड एसेट भी एक्रूवल ही कह सकते हैं, यानी जो भी पैसे देने हैं। एक्रूवल्स आर नॉर्मली, बोले बोले बोले, एक्रूवल्स आर रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ ट्रेड एंड अदर पेएबल्स वेयर एज प्रोविजंस आर रिपोर्टेड सेपरेटली। ये बात आपको अगर समझ नहीं आ रही तो हम वो आ जाके एनुअल रिपोर्ट किधर है 2019, एनुअल रिपोर्ट 2019, प्रोविजंस, बोले बोले बोले, क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा है यार, एक्रूवल्स आर ऑफन रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ, accruals are often reported as part of trade and other payables, whereas provisions for taxation इधर आ रही है, whereas provisions are reported, एक और provision भी आ रही है, retirement benefits, ये provision for gratuity टाइप चीज है। ये क्या है, ये बैलेंस शीट बनी हुई है, किसकी बैलेंस शीट बनी हुई है, पैकेजेस की बैलेंस शीट बनी हुई है, बैलेंस शीट में इक्विटी आ रही है और लायबिलिटीज आ रही है। उसने क्या लिखा, जल्दी जल्दी बताएं। Accruals are normally reported in trade and बिजली का बिल पेएबल, रेंट पेएबल, क्रेडिटर वगैरह। However, provisions are reported separately. अच्छा जी, एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं, उसका जो आपके दिल में पहला जवाब आएगा वो आपने दिल की बात को जबान पे ले आना है। कितने आइए स्टैंडर्ड से, ये दिल की बात को जबान पे ले आना है। शर्माएंगे तो नहीं दिल की बात को जबान पे लाते हुए? ओके, देखते हैं। अच्छा, ये ना मैं कुछ सफे स्किप कर रहा हूं। आई कैप ने ना पता नहीं ऐसे ही उठा के इस साल ऐसे ही उठा के पता नहीं कहां से स्टैंडर्ड के पूरे पूरे पैराज उठा के डाल दिए हैं। हालांकि ये सवाल करने के लिए आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे पैराज मैं अभी स्किप करा रहा हूं, इनकी ऐसी कुछ समरी सी आपको बता दूंगा। मेन चीज की तरफ आए, आप आ जाए पेज नंबर 222 पे, जो हम पढ़ते जाए वो टिक करते जाए। फ्यूचर इवेंट्स, इधर ले आओ भाई कैमरा। अच्छा भाई, एक मसला आया, आप गए मीनारे पाकिस्तान देखने, आप पेशावर से आए हुए हैं, गुजरावाला से आए हुए हैं, या कहीं से भी सीए करने आए हैं, तो किसी ने कहा कि भाई आपने मीनारे पाकिस्तान देखा तो अभी तक आप जमे ही नहीं, तो आप पैदा ही नहीं हुए, आप जाओ जाके पहले, आप पीआरसी से पहले ही मीनारे पाकिस्तान देखने चले गए, एएफसी से पहले ही मीनारे पाकिस्तान देखने चले गए। आप मीनारे पाकिस्तान आप पहली दफा जब गए तो आपको समझ नहीं आ रही थी, कभी इछरा उतर रहे हैं, कभी आप जो है वो मजांगचुंगी उतर रहे हैं, कभी आप वापस कलमा चौक पहुंचे हुए हैं, कभी आप घूम घुमा के बसों से उतरते उतरते हर बस वाले से पूछ रहे हैं यार कहां उतरूं तो ये होगा, कहां उतरूं तो ये होगा, करते करते इन द एंड मीनार पाकिस्तान आप मगरिब तक पहुंच गए। अच्छा, अब हम आगे मीनार पाकिस्तान बंद था, अब हम मगरिब तक पहुंच ही गए, तो मुझे बताएं आपका खर्चा हुआ मिसाल के तौर पर 200 रुपया, आपका खर्चा हुआ 200 रुपया। अब इस सारे सर्वे के बाद अगली दफा आप क्या सफर को ऐसे प्लान कर सकते हैं कि आपका खर्चा कम हो, क्योंकि आपको डिफरेंट रूट्स पे आपको उतर के पता चल गया है, तो अब आपको अंदाजा होगा कि यार ये वाली मैं बस लूंगा, यहां तक चला जाऊंगा, फिर उसके बाद ये वाली बस लूंगा, तो 2 बसें अगर मैं चेंज करूं तो 180 रुपए में पहुंच सकता हूं। ठीक है, अब आप अगर फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो अब आपको 200 रुपए जहन में रखें या 180, एहतियातन आप 1000 रुपया जेब में रख लें, वो आपकी मर्जी है, मुझे वो ना बताएं आप। तो अब आप क्या सोचें, मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? 180 की। लेकिन किसी ने यह बताया कि जैसे ही आपने पीआरसी के पेपर देके जाने तब तक ऑरेंज ट्रेन या रेड जहाज आ गया होगा, तो जब तक आपने पेपर देके जाना है ना, तो कलमा चौक से हेलीकॉप्टर उड़ा करेगा, जेट तैयारा, और ये आपको डायरेक्ट जो है वो लेके जाया करेगा उधर। अच्छा, और ये जो ऑरेंज ट्रेन होगी ना, ये वाली ऑरेंज ट्रेन ये सिर्फ आपसे 40 रुपए लेगी, और बिल्कुल आपने सिर्फ कलमा चौक पे जाके खड़े होने, आंखें बंद करनी है, बस में बैठने, आंखें खोलनी है, मीनार पाकिस्तान सामने होगा, और 40 रुपए के अंदर आपको जो है वो ले जाएंगे ये। आपने इसे पूछा अच्छा ये क्या मतलब, कहते हैं इसका चांस है कि जब आप जाओ ऑरेंज ट्रेन आई हो, शायद आपके जाने तक ऑरेंज ट्रेन लॉन्च हो ही चुकी हो, इसका चांस है। अब आप बताएं, आप जहन में क्या सोचेंगे? 180 अरेंज करके रखूं, 40 रुपए, एक्सेलेंट, 180, क्योंकि ट्रेन की जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसने क्या बताया है आपको कि उसका चांस है या कंफर्म है। लेकिन अगर उसकी बजाय शहबाज शरीफ टीवी पे आके ये बता दे कि भाईजान 12 तारीख को ऑरेंज ट्रेन लॉन्च हो रही है, तो फिर अब ये चांस है या एक एविडेंस मिल गया? अब तो एविडेंस मिल गया। अब आप यही सोचेंगे कि बी पॉजिटिव यार, तो अब उसने कह दिया ना, वजीर आजम ने कह दिया करेगा, अब वजीर आजम सबको लेके आके अनाउंस करे और अपने घर के बंदे लाके अनाउंस करे, तो वजीर आजम ने जब कह दिया तो इट्स काफी है। अब वो चांस है या एक एविडेंस हो जाएगा? अब आप कितने पैसे जहन में रखेंगे? 40 रुपए जहन में रखेंगे। ट्राई करें पेज 222 पे ये जो एग्जाम्पल है,
अ कंपनी ओन्स अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, पढ़ लिया सारा। अ कंपनी ओन्स अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, इसने तीनों विजिट्स के ना पैसे नहीं दिए, इसने कुछ सेविंग भी बताई है बीच में, कुछ डायरेक्ट इसने पैसे नहीं दिए। हमारे तीनों विजिट्स के पैसे थे, जो हम गए थे वो 200 में गए थे, हम जा सकते हैं 180 में, लेकिन हो सकता है कि हम 40 में भी चले जाएं। इसने इस तरह डाटा नहीं दिया, इसने शायद सेविंग की अमाउंट्स बताई हैं। अ कंपनी ओन्स अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, द कंपनी इज प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड, इस वक्त हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, टू डिसमेंटल वन ऑफ दीज न्यूक्लियर प्लांट्स इन 3 years टाइम। ऑब्लिगेशन ऐसे बन जाती है, कई दफा किसी इलाके में जाके न्यूक्लियर प्लांट हम लगाते हैं तो हम खुद कह देते हैं हम डी इंस्टॉल कर देंगे, या फिर हुकूमत कहती है कि आपने जाते हुए डी इंस्टॉल करके जाना है। तो इस तरह की ऑब्लिगेशन हमारे पे है। तो ये बहस इस वक्त छोड़ दें कि ये ऑब्लिगेशन है या नहीं, सवाल ने कह दिया है तो है। तो अब ऐसे नहीं सोचना कि देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, सवाल इज सेइंग देयर इज ऑब्लिगेशन, तो दूसरी को बात ही नहीं। आगे पढ़े। लास्ट टाइम जो न्यूक्लियर प्लांट हमने किया था ना, वो जो 200 रुपए वाला विजिट था मेरा, लास्ट टाइम जो न्यूक्लियर प्लांट हमने डी इंस्टॉल किया था ना, तो मजदूरों ने 10 लाख मांगा था। लेकिन कंपनी ने ना मजदूरों का जो देखा था, कुछ मजदूर वेले बैठे रहते थे, कुछ मजदूर जो है वो खाना खाने चले जाते थे 3-3 घंटे की ब्रेक में, तो उसको देख के कंपनी ने अंदाजा लगाया कि इस खर्चे को मैं बचा सकती हूँ। बट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू डिसमेंटल दिस प्लांट इफ यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सेम होगी, मशीनें वगैरह मजदूरों को वही देंगे जो हम पहले देते हैं, सेम टेक्नोलॉजी यूज करके हम थोड़ा सा खर्चा बता सकते हैं। अब शायद 8 लाख में हमारे वाला प्लांट हम डी इंस्टॉल कर सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सवाल IS 12 का जो आप 50 मिनट में करते थे, अब शायद आप 30 मिनट में कर रहे हो, अब तो शायद भूल गए और शायद 60 मिनट में करें, लेकिन काम करने से, एक्सपीरियंस होने से कम वक्त के अंदर जो है वो काम हो जाता है। अच्छा, देयर इज, अच्छा जी, ऑप्शन 1 क्या है? लास्ट टाइम कितने पे प्लांट डी इंस्टॉल हुआ है? 10 लाख पे। ये वाला प्लांट अगर टेक्नोलॉजी सेम यूज करें लेकिन एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं तो कितने में डी इंस्टॉल होगा? 8 लाख। यहां तक सोच के बता दें आपके जहन में कि 8 लाख रुपए जहन में रखूं मैं लाइबिलिटी, या 10 लाख? 8 लाख। और एक क्लास में आपको याद है डी इंस्टॉलेशन की पीवी निकाली थी, तो 10 लाख की पीवी निकालूं या 8 लाख की? 8 लाख की। देयर इज हाउएवर अ चांस, पूरे सवाल में ना कोई एक बात ना काम किया जाती है चलते चलते। देयर इज हाउएवर अ चांस, कोई उम्मीद लगाने वाला उम्मीद लगा के चला गया, कंफर्म नहीं है भाई। देयर इज हाउएवर अ चांस दैट द कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी मे बी अवेलेबल, मे बी completely new technology is yet not available, may be available, जिसमें फर्दर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। यार रिडक्शन तो ना बताओ ना, कॉस्ट बताओ फिर कितनी होगी। अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो फिर 6 लाख में प्लांट डी इंस्टॉल होगा। बताएं जी लाइबिलिटी किस पे बुक करें? लिख लें पीवी ऑफ 8 लाख, लाइबिलिटी बुक होगी पीवी ऑफ 8 लाख पे। और ये पीवी ऑफ 8 लाख कैसे निकालते हैं, इसके इंशाल्लाह न्यूमेरिकल होंगे 1-2 दिन में शुरू। हाँ जी, अच्छा जी, अब जी पढ़ें आप पेज नंबर 222 पर, पेज 222 पर, फ्यूचर इवेंट्स दैट मे अफेक्ट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल एन ऑब्लिगेशन shall be reflected in the amount of provision where there is evidence that they will occur। अंग्रेजों वाली अंग्रेजी नहीं है, आसान सी बात है, ये मेन लाइन है। क्या ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, यानी यकीन है कि टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी, या चांस है? स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि आप 6 लाख पे लाइबिलिटी कब बुक करो? व्हेन देयर इज एविडेंस। लेकिन हमारे सवाल में एविडेंस के मुकाबले में कौन सा लफ्ज है? चांस का। तो यहां से मतलब पता चला फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट है जेट त्यारा या ऑरेंज ट्रेन, फ्यूचर इवेंट दैट मे अफेक्ट द लाइबिलिटी, वो अफेक्ट करेगा लाइबिलिटी। जेट त्यारा आ जाए तो फिर लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगा। दैट मे अफेक्ट द लाइबिलिटी टू सेटल एन ऑब्लिगेशन शैल बी रिफ्लेक्टेड इन प्रोविजन, उसे प्रोविजन निकालते हुए रिफ्लेक्ट कर दो अगर उसका यकीन हो कि अकर होगा। अब बता दें यकीन है कि अकर होगा या शक ही है? अभी तो चांस ही चल रहा है। ओके, expected future technology, it is appropriate to include expected cost reduction associated with increased experience in applying existing technology or expected cost of applying existing technology to a larger or more complex cleanup operation than has previously been carried out. However, an entity does not anticipate the development of completely new technology for cleaning up unless it is supported by sufficient objective evidence। तो इसको काट दें, बस पैरा 48 आपने स्टैंडर्ड में जाके ना हाईलाइट कर लेना, पैरा 48, पैरा 48, इसको छोड़े, मैं क्या समझने की जरूरत ही नहीं। इसी बात को ना उसने फैलाने की कोशिश की है, इतनी डिटेल में नहीं जाएगा। सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या होना चाहिए भाईजान? सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस। अच्छा, एक सवाल अब आपसे पूछने लगा हूं, एक नया लॉ आने वाला है, उसकी वजह से
आप अपने कंधों पर एक लाइबिलिटी महसूस करेंगे, लेकिन वो नए लॉ का आना गैर यकीनी है। क्या उस लॉ, पता क्या है लॉ? ये आने लगा है कि क्लासेस में कैमरास ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये जो बच्चों ने लिख लिख के सीटों के ऊपर जो है वो बॉल पॉइंटों से रगड़ दिया हुआ है, तो ये जिस जिस बच्चे को पकड़ा गया, पास्ट वाले भी पकड़े जाएंगे, रिट्रोस्पेक्टिवली लॉ लगेगा, पास्ट वाले भी पकड़े जाएंगे, कैमरास लगा के चेक किया जाएगा कौन कौन बच्चा अकेले में बैठ के यहां पे लिख रहा होता है। लेकिन ये लॉ आना अभी गैर यकीनी है। ऐसे ही आपको दाएं बाएं वाले स्टूडेंट्स बता रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक ऐलान नहीं हुआ। बताएं क्या आप इस ब्लंडर मारने के लिए अपने आप को आप लायबल फील करेंगे या नहीं करेंगे? फिलहाल नहीं करेंगे, अनलेस के लॉ अनाउंस हो जाए या फिर आपको पता चले कि असेंबली के अंदर इस लॉ पे बात चल रही है और उम्मीद है कि लॉ अनाउंस बस फॉर्मेलिटी सी है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे ही चाइना से आए बस उन्होंने साइन करने हैं, अगर वापस आ गए चाइना से तो बस उन्होंने क्या करने हैं, सिर्फ साइन करने हैं। तो ये जरूर पढ़ लें पहला, पॉसिबल न्यू लेजिस्लेशन। क्या लफ्ज़ से बोले? पॉसिबल न्यू लेजिस्लेशन। द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल न्यू लेजिस्लेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस बात को उर्दू में मतलब बताएं। पॉसिबल न्यू लॉ को तस्लीम कर लें आप, इज टेकन इनटू कंसिडरेशन in measuring the obligation, in measuring the, when sufficient evidence exists that the law is confirmed to be enacted. Virtually certain क्या होता है? अंडरलाइन करें, confirm. Virtually certain क्या होता है? बोले when it is confirmed to be enacted. जब confirm हो जाए enacted, confirm कैसे होगा? इधर उधर के बंदे खबरें उड़ा दें? नहीं, प्रॉपर तरीके से अनाउंस हो। नहीं, यहां मैनेजमेंट अनाउंस नहीं करेगी, यहां गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि ये लॉ आने वाला है। एविडेंस इज रिक्वायर्ड बोथ ऑफ व्हाट लेजिस्लेशन विल डिमांड। एविडेंस में यह पता चलना चाहिए कि लॉ चाहता क्या है, कि कितना कितना फाइन होगा, क्या होगा, एंड ऑफ वेदर इट इज वर्चुअली सर्टन टू बी इनेक्टेड एंड इंप्लीमेंटेड इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स में चंद दिनों में इसका लगना क्या पक्का है या कच्चा है। इनेक्टेड एंड इंप्लीमेंटेड का मतलब है पक्का है इसका लगना। तो पॉसिबल न्यू लॉ को कब कंसिडर करेंगे? अगर वही बात, वो मेन कॉन्सेप्ट तो आपका वही है जो चल रहा है, क्या सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो कि लॉ इनैक्ट भी हो जाएगा और इनैक्ट होने के बाद इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। ज्यादा कोई अंग्रेजियों को घर जाके लिफ्ट नहीं करानी, जिन अंग्रेजियों को लिफ्ट करानी है ना मैं वो बता दूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने समझने की कोशिश करनी है। ओके, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल बोले, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल। अगर कभी आप प्लांट डी इंस्टॉल करें तो मजदूरों को पैसे देंगे 100 मिलियन, मजदूरों को पैसे देंगे 100 मिलियन, और प्लांट का स्क्रैप, कई दफा डी इंस्टॉल करते हुए प्लांट बिल्कुल फारग हो जाता है, प्लांट का स्क्रैप आपके पास जब बिकेगा तो पैसे आएंगे इनफ्लो, मिसाल के तौर पे 20 रुपए। तो अब आप मुझे बता दें लायबिलिटी कितने पे बुक करेंगे? आपको लग रहा है आप ये आपके लिए ये खोया है और ये आपके लिए पाया है, कितने पैसे आप खो देंगे मजदूरों को देने में? और जब मजदूर प्लांट को तोड़ के रख देंगे और प्लांट के टोटे टोटे कर देंगे तो टुकड़े भी तो बिक जाते हैं। तो जब ये स्क्रैप बिकेगा तो 20 मिलियन आपके पास वहां से आ जाएगा और मजदूरों को आपको 100 मिलियन देना पड़ेगा। क्या इस लायबिलिटी को 80 पे बुक करें या 100 पे? स्टैंडर्ड बताएगा, खुदा के लिए कुछ मुंह से ना बोलिएगा, स्टैंडर्ड बताएगा। Gain from disposal of asset shall not be taken into account in measuring provision. Gain from disposal of asset will not be taken into account while measuring because इसके ऊपर भाईजान IAS 16 लगता है। ये 20 रुपए पता है क्या है? ये 20 रुपए अगर मैं आपको बताऊं, आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे प्लांट का, डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे प्लांट का डिस्पोजल अकाउंट बना के उसमें कैश डालेंगे 20 और इसकी बीवी कोई ना कोई सवाल में गिवन होगी, गेन लॉस निकाल लेंगे। तो दिस 20 के ऊपर जो भी गेन आएगा, 2 रुपए गेन आए, 3 रुपए गेन आए, 4 रुपए गेन आए, दिस गेन और दिस 20 विल नेवर बी नेट ऑफ विद प्रोविजन। तो इस 100 को कौन डील करेगा? IAS 37। और इस 20 को,
अच्छा, अब इस तरह नोट ना करें, सवाल के डेटे वाला नोट कर लें, 300 और 100 रुपया, सवाल का डेटा है ना, उस तरह नोट कर लें, 300 और 100 रुपया। अब जरा आप नोट कर लें, बता दीजिए लाइबिलिटी किस पे बुक होगी? 300 पे। नहीं, वो वाली मिसाल ना, हमने डेटा चेंज कर दिया, 300 और 100। तो IS 16 और IS 37 की खिचड़ी नहीं बनानी, चावल अलग रखें, दाल अलग रखें, बाद में दाल चावल खा लें, खिचड़ी नहीं बनाने बैठ जानी। IS 16 तो नॉर्मल तरीके से डील होगा ना, और IS 37 में 300 की प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, और वो नॉर्मल तरीके से उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। अब इस वक्त सिर्फ एक बात ही, 300 और 100 को नेट करना या नहीं करना, वो नहीं करना। ओके, न्यू लॉ मीन्स लीगल ऑब्लिगेशन, अंडरलाइन कर लें, न्यू लॉ मीन्स लीगल ऑब्लिगेशन, न्यू लॉ मीन्स लीगल ऑब्लिगेशन। एक लीगल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, डेट अनडू लिमिटेड, हमारा नाम ही अनडू है, अनडू लिमिटेड मस्ट डिसमेंटल, ये तो लीगल ऑब्लिगेशन होगी, इस न्यूक्लियर प्लांट इन अ ईयर्स टाइम, एक साल बाद आपने डिसमेंटल करना है। द डिसमेंटलिंग इज एस्टिमेटेड एट 3 लाख। मजदूरों को कितना देना है? 3 लाख। ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू अर्न इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप मेटल ऑफ 1 लाख। इसको ना इनकम टाइप ये कह रहा है शायद, तो अगर आप मुझे कहीं इधर मैं इसको गेन लॉस लिख दूं तो शायद मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है कि ये लाख रुपया गेन लॉस है इंस्टेड ऑफ सेल प्रोसीड। बट IS 16 की डिस्कशन में तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं IS 37 की डिस्कशन आपसे करा रहा हूं। शायद ये सवाल ने इस तरह लिखे कि ये लाख रुपया बेच के नहीं आया, बल्कि लाख रुपया बचा है बेचने के बाद, डिस्पोजल अकाउंट में जो गेन आया शायद वो वाली चीज है। अच्छा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको बेच के लाख रुपया बच जाएगा। अब 3 लाख उधर नुकसान होगा, मजदूरों को देने के 3 लाख नुकसान होगा मजदूरों को पैसे देने के, और लाख रुपया अभी यही वर्किंग 5 हो रही होती है ना, इसका मुंह इधर होना था, इधर देख मुंह। IS 37 को इजी नहीं लेना, खुदा का खौफ कर यार। तो वर्किंग 5 में ऐसे आंखें खोल के बैठे होते थे, वर्किंग 7 शुरू होती थी, फिर तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कहां जा रही है एंट्री, बातें कर रहा हूं उधर। वही स्टैंडर्ड को इजी ले लें। आईकैप इसी ये दुखती रग है बच्चों की, इसी को आईकैप रगड़े लगा रहा है आजकल। 15 से 20 नंबर का सवाल दे रहे हैं इसमें से, कहते आ जाओ फिर, तुम अगर सीरियस नहीं लेना तो आ जाओ, जितना कंसोलिडेशन का सवाल है उसी के दर्जे का इसका सवाल दूंगा तुम्हें। अच्छा जी, तो the effect of discounting, और बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड है, बस यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। The effects of discounting are expected to be immaterial. डिस्काउंटिंग को छोड़ो, कहते पड़े। आप बता दें प्रोसेस द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री। अच्छा, एक बात बता दूं, इसकी जर्नल एंट्रीज ना एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट नहीं होती। ये जो प्लांट डी इंस्टॉल करना होता है ना, इसकी जर्नल एंट्री होती है एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये वाहिद ऐसी प्रोविजन है जिसको हम एसेट में कॉस्ट में ऐड किया करेंगे, एक्सपेंस में नहीं डालेंगे। ये रहेगा नहीं, लेकिन अभी तो है ना हमारे पास। लिटिगेशन, टैक्सेशन, ग्रेच्युटी, वारंटी, रिस्ट्रक्चरिंग, इन सबको एक्सपेंस डेबिट मारा करेंगे। ये वाहिद ऐसी एंट्री है, इसको एक्सपेंस में डेबिट नहीं मारेंगे, बल्कि कहां डेबिट मारेंगे? और छोड़ें इसको, इसके 3 दिन तक हमने न्यूमेरिकल करने हैं, छोड़ें, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो बता देंगे एंट्री क्या बनेगी? 3 लाख से, ये 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख से, 3 लाख से एंट्री बनेगी। ओके, लेकिन इधर ना पैरा 52 भी पढ़ना है आपने। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग अ प्रोविजन। Gain is not taken into account while measuring a provision. Even if expected disposal is linked, even if disposal is linked, disposal और ये linked नहीं या अलग से कोई बातें हैं, linked है, जैसे डी इंस्टॉल होगा स्क्रैप बिक जाएगा। Even if it is closely linked to the event giving rise to liability, disposal और liability are आपस में linked, disposal और लाइबिलिटी आर क्लोजली लिंक्ड, फिर भी इग्नोर करते हैं। इंस्टेड, फिर करें क्या? इंस्टेड एन एंटिटी रिकॉर्ड गेन ऑन डिस्पोजल एट टाइम स्पेसिफाइड बाय द स्टैंडर्ड। एग्जांपल गिवन, कौन सा स्टैंडर्ड? डीलिंग विद द एसेट। एसेट के बिकने पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? तो कहते हैं इसको IS 16 में डील कराओ इंस्टेड ऑफ 37। अब ये 2 पैरा स्कीम इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पेपर में आपको थ्योरी का सवाल आ गया तो थ्योरी का सवाल आप कैसे लिख के आएंगे? पैरा 51 और 52 के साथ सिनेरियो को लिंक करते रहेंगे। क्या करेंगे? गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट अमाउंटिंग टू रुपीज
1 लाख। अभी आप स्टैंडर्ड खोलेंगे, असल में 1037 के लिए स्टैंडर्ड खोलना पड़ता है, ये दो स्टैंडर्ड है 1037, इनके लिए आपको स्टैंडर्ड खोलना पड़ेगा पेपर में, तो आप ये वाली अंग्रेजी उठा के छाप देंगे। गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट अमाउंटिंग टू 1 लाख शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग अ प्रोविजन, तो इंग्लिश भी नहीं बनानी पड़ेगी। रादर गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग अ प्रोविजन, रादर का सिलेबस लगाने की जरूरत नहीं। इवन इफ एक्सपेक्टेड डिस्पोजल इज क्लोजली लिंक्ड, इस बात को बेशक ना लिखिएगा। इंस्टेड, इसकी बजाय, ये भी पेपर में लिख के आएंगे, इंस्टेड एन एंटिटी रिकॉर्ड्स गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल स्पेसिफाइड बाय द स्टैंडर्ड डीलिंग विद द एसेट कंसर्न। एंड पे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, देयरफॉर अ प्रोविजन शुड ओनली बी रिकॉर्डेड एट रुपीज 3 लाख। इसलिए प्रोविजन को सिर्फ किस पे रिकॉर्ड करेंगे बोले, 3 लाख के ऊपर। तो ये ना 3 कॉन्सेप्ट्स थे आज। नंबर 1, प्रोविजन के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट था फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स याद आ गया, मेट्रो ट्रेन और वो सारा। और तीसरा इवेंट कौन सा था, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट को नेट करने या इन दोनों चीजों को अलग अलग देखना है, अलग अलग देखना है। इट्स एनफ फॉर टुडे। अब आप निकालें कंसोलिडेशन का कोई छोटा मोटा सवाल, जरा नजर मार लें। इधर आए भाई, जो दूसरी क्लास में सर मेरे वाली क्लास में बैठे हुए हैं, वो अब IAS 28 का पिछला वाला लेक्चर लेने, 83 था, कल 83 था ना, ताकि फिर आगे हम उसको पास पेपर्स अगले शुरू कर सकें। ये किधर जा रहा है, बंदे बंदे भेजो इसको, पकड़ो 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 पकड़ो। पेज नंबर 693, पेज नंबर 693। इधर टेंटे वो वर्किंग 1, कुछ भी नहीं करना, बस इधर देखते रहना है, 5-7 मिनट की मुख्तसर सी बात है। वर्किंग 2 SI, वर्किंग 3 को आज इधर ले आए, जगह बन जाए ताकि वर्किंग 3। अच्छा, वर्किंग 2.1 किसी को याद हो? वर्किंग 2.1 कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स सब्सिडरी कि जनरल रिजर्व्स या कैपिटल रिजर्व, याद आ रहा है? वर्किंग 2.1 8-10 दिन पुरानी बात कर रहा हूं। बैलेंस शीट के एतबार से बात करने लगा हूं सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी, सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या ऐसा हो सकता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी का सरप्लस नजर आ रहा हो और वो ऑलरेडी कौन सा मॉडल यूज कर रही हो, रिवैल्यूएशन मॉडल सब्सिडरी, और फिर तो शायद सऊदी किंग के आने पे रिवैल्यूएशन करनी ना पड़े क्योंकि ऑलरेडी एसेट्स किस पे हो, तो ऐसा हो सकता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर रही हो, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस विल बी टेकन जस्ट लाइक कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व। अच्छा जी, वर्किंग 3 बोलें और कोई और चीज भी आप बोल दें। वर्किंग 3.1, वर्किंग 3.1 सब्सिडरी रिवैल्यूएशन सरप्लस या पेरेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस या कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, वर्किंग 4 NCI एंड वर्किंग नंबर 7 5 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, वो इस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 6 हो सकता है, सवाल में जरूरत पड़ जाए, लेकिन वर्किंग नंबर 7 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ओके, इधर क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब आप सारे जरा इधर फॉर्मेट देखते रहिएगा। क्लोजिंग माइनस प्री,
क्लोजिंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले से ही हमारे, आपको करना ही नहीं पड़ेगा कुछ। लोग बीन बजा रहे होंगे, आप सवाल कर रहे होंगे, आपको करना ही नहीं पड़ेगा कुछ, रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले से ही नजर आ रहा होगा। डन। सीआरई तो वही वो पीआरई, एसआरई, एआरई। अच्छा, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस, पेरेंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस, पेरेंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, इधर जो आएगा सीआरई एनसीआई, इधर जो आएगा सीआरई एनसीआई वो इधर और इधर चला जाएगा। इधर सीआरई एनसीआई ना कहें, कंसोलिडेट, जो करते थे क्लास में 8-10 दिन पहले किया था, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस और एनसीआई। डन हो गया। वर्किंग 1 से 4 सिर्फ पी और एस की डाटा होता है, और वर्किंग 7 एसोसिएट के लिए आज रूल सुन लें। मैंने आपको यह बताया हुआ था कि जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग होती हैं वो मुझे चाहिए होती हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब है क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग माइनस प्री, और रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो भी मुझे पोस्ट चाहिए। पोस्ट यानी क्लोजिंग माइनस प्री। डन। चलें अब ये फिगर्स, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सब्सिडरी और एसोसिएट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो बैलेंस शीट के सवाल में? मतलब यानी कि इग्नोर कर रहे हैं हम। इस 80 को काटा ना तो इसने आपको काट लेना है, तो ये जुर्माना कीजिएगा। तो ये भी खुशी टाइप चीज है, ये भी खुशी टाइप चीज है। ठीक है जी, ओके। खुदा के लिए आप मुझे ये ना बताइएगा कि 865 और 290 भी हमें बताएं कहां जाते हैं। 75 सब्सिडरी खरीदी है, वर्किंग 75, वर्किंग 7 एक ही थोड़ी थोड़ी देर बाद कितने जानते हैं फिर आ जाते हैं, मसला है। अच्छा 30 करंट एसेट्स ये ना बताइएगा बैलेंस शीट के फेस पे जाते हैं। शेयर कैपिटल पेरेंट का बैलेंस शीट के फेस पे चला जाएगा, ये सब्सिडरी का कितना 30। क्लोजिंग आ रही, क्लोजिंग आ रही, क्लोजिंग आ रही। $650 100 बैलेंस हो गया, होना आराम है। अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा ये क्लोजिंग आ गई। अब क्लोजिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस 250 और 80, क्लोजिंग 2। अच्छा देखें ना, जैसे पीआरई अलग है तो पेरेंट सरप्लस अलग, 250 और 80। यहां तक नोट कर लें क्योंकि मुझे पता है घर जाके आपने ये सवाल का टाइम मिलना नहीं, तो यहां तक ना देखे बगैर व्हाइट बोर्ड पे जरा नोट कर लें, व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर। क्या चीज? कहाँ पे? ओपनिंग और प्रॉफिट में ऐड किया हुआ था, निकालो। ओपनिंग और प्रॉफिट को ऐड करके क्लोजिंग निकाला था, ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करके नहीं। ऐसा कर लेना आप, वर्किंग 1 2 3 4 और 7 खोल लें, 2.1 भी 3.1 में। ना यार व्हाइट बोर्ड पे ना देखो यार, कैमरा उधर कर दो। चलो चलो इधर ही रहने दो, हो सकता है किसी ने देखना हो। अच्छा ये काम कर लेना, सादा सा काम, पहले रजिस्टर के ऊपर लिख लें। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में नजर आ रहा है तो जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करना है। कोई नया काम तो कर नहीं रहे हम, क्यों परेशान हो। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में नजर आ रहा है तो जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करना है। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में नजर आ रहा है
तो जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करना है। हाँ जी, नहीं वो कोई और सवाल पूछ रहे हैं। ओपनिंग प्लस प्रॉफिट है, ये आप समझ लो, ये वर्किंग 6 है, ये ओपनिंग है, ये प्रॉफिट है, इन दोनों को जमा कर लो, क्योंकि बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग जाता है ना, ओपनिंग जमा प्रॉफिट। व्हाट्सएप खुला यार तूने, आखिरी 2-3 महीने तो बंदे को ऐप खोलने का टाइम नहीं मिलता, तो ये व्हाट्स वाली ऐप खोली हुई है इन्होंने, मुंह की किताब पे लगे रहते हैं पूरा दिन। चलें जल्दी जल्दी जल्दी। चलें जी। हीलियम एक्वायर्ड सल्फर एंड आर्सेनिक ऑन जेकम जनवरी 16, दोनों को साल के पहले दिन खरीदा है, पैसा ही पैसा हमारे पास, साल के पहले दिन दोनों को खरीद लिया। रिटेन अर्निंग ऑफ सल्फर एंड आर्सेनिक पर इतने एंड इतने, वेन यानी उस दिन, तो इसकी कितनी है जी 70, ये तो उधर इंफॉर्मेशन है, डबल एंट्रीज होंगी अब। और इसकी कितनी है, नहीं इसकी डबल एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग माइनस प्री, उस पर फिर परसेंटेज लगाएंगे, एंड पे इसकी पूरी एक डबल एंट्री बन जाएगी, इसकी डबल एंट्री नहीं होती। एसोसिएट में आपको पता है क्लोजिंग माइनस प्री चल रहे होते हैं। सरप्लस के बैलेंस, सरप्लस के बैलेंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करी होगी। अब शायद इस सवाल में उसने वो डाटा नहीं दिया होगा, द एसेट्स वर हैविंग बुक वैल्यू और इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग, क्योंकि ऑलरेडी सरप्लस के ऊपर एसेट्स पड़े हुए हैं। तो सरप्लस के बैलेंसेस कितने थे जी 30 और 45। देखते हैं 30 किधर जा रहे हैं, 30, ये 30 वाला तो हमने खरीदा होगा ना, सऊदी किंग से खरीदा होगा, 30 और 45 डन। एसोसिएट्स में 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहे। ये बड़ा गोश्त है रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस छोटा गोश्त है, तो बड़ा गोश्त जो है वो 20 से 100 का हो गया। बड़ा गोश्त कितने से, तुम नोट कर लो, अच्छा समझ लें, अच्छे बच्चे आप, वैसे कभी कभी दिल में आता है तो। अच्छा, बड़ा गोश्त 20 से 100 रुपए का हो गया, बड़ा गोश्त मीन रिटेन अर्निंग। छोटा गोश्त रिवैल्यूएशन सरप्लस 45 से, क्या ये सारा गोश्त हमारा गोश्त, हमने तो गाय में हिस्से डाले हुए हैं, हमने तो गाय में हिस्से डाले हुए हैं, तो कितना हिस्सा हमने डाला हुआ है, नहीं 1/7 नहीं डाला हुआ, गाय गाय है, ये गाय दूसरा वाला गाय है, इधर आए तो इधर हमने गाय में कितना हिस्सा डाला हुआ है 30%, 30% गाय हमारी। भाई अब जो फिगर आएगी ना उसकी डबल एंट्री होगी, अब जो फिगर आएगी उसकी डबल एंट्री होगी। ए ए ए ए ए ए ऐसे कर दो ताकि डबल एंट्री समझ आ जाए। इन्वेस्टमेंट डेबिट CRE 20, सी पाई जाओ तो कम पाई जाओ, जाहिर बात है जहां सबके सरप्लस हैं वहीं इनका भी सरप्लस होगा ना, तो कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस 10.5। चलेंगे सोल्यूशन में कितना 10.5 11 है, जरा कोई देख के बता दे, वो तीसरा फिर क्या उसकी टेंशन ना लो। 10.5 है 11 है, 10.5 है, सोल्यूशन से जरा कंसिस्टेंट रहें, पेपर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। किसका रिवैल्यूएशन सरप्लस, एसोसिएट का, क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। अब सवाल में यार शायद कोई एडजस्टमेंट सवाल में हो, लेकिन मैं ना पॉइंट 3 और 4 आपको कल पढ़ा दूंगा, पॉइंट 3 और 4 आपको कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक निल है, ऐसे ही आगे परेशान करने के लिए डेटा दिया, तो इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक निल है, इसलिए इसकी टेंशन ना लें आप। एडजस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं है।
अब आप मुझे बता दें जो कहानी मैं बताना चाह रहा था वो क्या थी। अब एक चीज क्लोज करने वाली रह गई है, वो जरा आप मुझे क्लोज करवा दें ताकि कुछ हो जाए। तो पुरानी चीजें सारी आड़ू पकड़ा गया, आड़ू। पहले आड़ू तो देन से निकलने दे। अच्छा जी, कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल ना भूलिएगा। ये ना कोई आगे, अच्छा इधर सीआर एन से आता था, आई फॉरगॉट। 20 ओहो सॉरी, मैं था इधर, मेरा माइंड इधर था। अब मैं इधर आने लगा हूं और मेरा माइंड भी इधर आने लगा है। अल्लाह आप लोगों का भला करे। 110 का 60%, 66 और 40। कौन आया था एक दफा क्लास में ऐसे? रेहान आया था। चलो अभी बैठे रहो, टाइम नहीं है। सीआरई और एनसी आए, वर्किंग वन से भी तो कुछ आएगा ना, वो घर जाके आ जाएगा। चलें जी, 66 और 44। ओके, ये बता दें सब्सिडरी का सरप्लस किस किस को दूं? कंसोलिडेटेड रिवॉल्यूशन सरप्लस में ले जाऊं पेरेंट के लिए, और थोड़ा सा सीआरई या सीआरएस जी 20 इंटू 12 एस रिवैल्यूएशन 12, सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन 8। अब फील कीजिएगा, यू विल फील लाइक यू आर इन हेवंस। आपको मोती पड़े हुए नजर आएंगे। देखें कैसे। पेरेंट को उसकी अर्निंग दे दी सारी, पेरेंट को भाईजान पैसे पूरे करो। देखो, पेरेंट को सब्सिडरी की अर्निंग का 60% दे दिया, इंसाफ हो गया। पेरेंट को एसोसिएट की अर्निंग का 30% दे दिया। कितने जबरदस्त मोती पड़े, पीआरई, एसआरई, एआरई। इसी तरह सरप्लस है, इसी तरह सरप्लस है। पेरेंट का सारा सरप्लस, पेरेंट का सब्सिडरी का 60% इसको मिल गया पेरेंट को, और एसोसिएट का 30% इसको मिल गया। तो सबके साथ आपने इंसाफ कर दिया, और काम वही करना है जो किसके साथ करते थे? जनरल रिजर्व्स के साथ करते थे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब होमवर्क तो कोई भी नहीं है फिलहाल, इसी को आप कीजिएगा। अगर पास पेपर का क्वेश्चन 7 का टाइम मिला तो वो जरा कर लीजिएगा। अच्छा, जुमे को यार, जुमे को आ जाएं, हफ्ते को फिर ना आइएगा, फिर इतवार को आ जाइएगा। तो जुमे को कल यानी 3:15 से 5:15 ज्यादा हो जाएगा, 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं ऐसे ही। तो कल इंशाल्लाह 3:15 से 5 कर लेते हैं। उसमें एसोसिएट के पास्ट पेपर या IAS 38 का कोई सवाल कर लेंगे। मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। नहीं, संडे को मैंने आपको 5 घंटे के लिए बुलाना है। वो ब्रेकें होंगी ना, उसमें घंटे की तो ब्रेकें आ जानी है 2, तो पीछे 3 घंटे बचने हैं या आधे घंटे की ब्रेकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये रिकॉर्डिंग चल रही थी, चलो जान दो, खैर है रिकॉर्डिंग।